Hello, friends, and welcome to Governance Review. Happy Independence Day to all of you. Let's begin our editorial discussion for 15th of August 2023. The first editorial is Contentious Criteria. The center must revisit the PM USHA and take on board dissenting states. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी पीएम उषा जो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान को जो इसके थ्रू जो है बेसिकली ये एक इम्प्रोवाइड वर्जन है जो पहले स्कीम थी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान उसका उसको मैंडेट कर दिया स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दैट दे हैव टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड अडॉप्ट कंटेंशियस एकेडमिक क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू अवेल फंड्स अंडर द पीएम उषा स्कीम। ठीक है ना। और ये जो रूषा वन और यूनाइटेड दीज आर स्कीम्स टू एंश्योर इंक्रीज्ड एक्सेस एक्विटी एंड एक्सीलेंस इन द स्टेट्स हायर एजुकेशन सिस्टम विद सेंट्रल फंडिंग। तो पास्ट सेवरल ईयर्स की अगर बात करें तो कुछ स्टेट जो है दे हैव स्ट्रांगली अपोज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। दोनों ही स्टेज पे उन्होंने इसका अपोज किया था, ड्राफ्ट स्टेज पे भी और जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज थे उस पे भी। और कुछ स्टेट्स ने तो जैसे कि तमिलनाडु वगैरह उन्होंने अपनी खुद की जो है स्टेट एजुकेशन पॉलिसी भी जो है ड्राफ्ट करने की उन्होंने मेजर्स लिए थे। फिर उसके बाद डिमांड्स ये भी आ रही थी कि जो एजुकेशन है उसको रिस्टोर कीजिए स्टेट लिस्ट में फ्रॉम द कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में जो है इमरजेंसी वाले टाइम पे जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। तो इस बैकड्रॉप के चलते हुए जो है इट वुड अपीयर दैट द कंडीशंस फॉर पीएम उषा हैव बीन टेलर्ड टू इंपोज एनईपी 2020 थ्रू द बैकडोर। ऑथर ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली अगर आप इंपोज नहीं कर पा रहे थे एनईपी 2020 तो आपने बैकडोर से जो है इसको एक तरह से इंपोज करने का ही आपका जो गवर्नमेंट का एफर्ट है वो है। द एम्फेसिस ऑन ए 4 ईयर। दूसरा जो इशू यहाँ पे है वो ये भी है कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम तो है उसको 4 ईयर बनाने की जो एम्फेसिस चल रही है वो भी है, क्योंकि इस पे भी कंसर्न जताई है कि जो बैकवर्ड या इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट है वो कैसे टाइम और जो मनी अफोर्ड कर पाएंगे 4 साल के लिए। ठीक है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा ईयर उनको देना पड़ेगा। और उसके बाद स्टेट सपोर्टिंग द एनईपी 2020 जो जिन्होंने एनईपी सपोर्ट किया 2020 जैसे कि मेघालय का यहाँ पे एग्जांपल दिया ऑथर ने, तो इट हैज आल्सो कॉल्ड फॉर ए रिविजिट ऑफ द फंडिंग क्राइटेरिया एंड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी यूनिट्स सिंस इट्स स्टेट यूनिवर्सिटीज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ बीइंग ऑपरेशनल। उन्होंने भी कहा है कि आपको जो फंडिंग क्राइटेरिया उनको रिविजिट करने की जरूरत है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो ऑथर है वो कहना है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इट शुड निगोशिएट बेटर टर्म्स विद द डिसेंटिंग स्टेट्स रेस्पेक्टिंग द एसेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो एसेंस है उसको रेस्पेक्ट करते हुए जो है अच्छे टर्म्स जो है उनके साथ नेगोशिएट करने की जो जरूरत है। ठीक है। शॉर्ट सर्किट यहाँ पे जो इंडिया का रिसेंटली जो T20 सीरीज हम हार गए हैं, वनडे और टेस्ट में हमने अच्छा परफॉर्म किया वेस्ट इंडीज के लिए, उसके रिगार्डिंग है। तो उसने ये कहा है कि इंडिया में टेक हर्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स इन द टेस्ट एंड ओडीआईज व्हाइल T20 इंटरनेशनल मोर वर्क नीड्स टू बी डन। तो वहाँ पे भी हमें ध्यान देने की और जरूरत है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज प्रेजेंट। तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्टेस्ट है वो ये है कि जो हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके रिगार्डिंग ऑथर कि इंडियंस विल हैव टू चूज बिटवीन गॉडसेज हिंदू राष्ट्र एंड द आइडिया ऑफ इंडिया इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो गॉडसे का आइडिया था हिंदू राष्ट्र का उसके बीच और जो इंडिया इंश्राइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बीच में जो है चूज करने की हमें जरूरत है। यहाँ पे ऑथर ने जो स्टार्टिंग की है आर्टिकल एडिटोरियल की वो ये की है कि बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे कि 144 है जो पिनलाइज करता है, इंडियन पिनल कोड का है जो कि कर्फ्यू इम्पोज करता है। वहीं 153 ए सेक्शन है, 295 ए है जो अरेस्ट के लिए बने हुए हैं फॉर दोज हु हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स। वहीं SC/ST एक्ट है, हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन ऑथर ने ये बात कही है कि ऑल दीज लॉज हैव बीन डिप्लॉयड सेलेक्टिवली एंड पॉलिटिकली। और ऐसा पहली बार नहीं है, जर्नलिस्ट ने कई बार बोला, हिस्टोरियंस ने कई बार बताया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने भी कई बार डॉक्यूमेंट किया है विद पेनस्टेकिंग डिटेल्स। ठीक है ना। सस्पेंशन ऑफ द इंटरनेट इज अ न्यू डिवाइस, ऑथर ने ये बोला है, विच इज यूज्ड विद इक्वल फैसिलिटी टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। तो मिस इन्फॉर्मेशन को तो कर्ब कर ही, लेकिन साथ साथ इन्फॉर्मेशन पे भी आपने जो है एक तरह से इस इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड नहीं हो रही है उसमें। फिर ऑथर ने यहाँ पे जो है एक कहा है कि यहाँ पे गॉडसे की जो आइडियोलॉजी थी उसको थोड़ा सा ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि गॉडसेज डिमांड फॉर ए नेशन वेयर Muslims should be rendered invisible or forced to leave India appears to be coming true। वो सच होती दिखाई दे रही है, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। और जो हिस्टोरियन है जो आज के जो
जो आज का इंडिया है उसके बारे में जो हिस्टोरियंस लिखेंगे फ्यूचर में, तो उन्होंने ऑथर ने ये बताया कि वो किस तरह का 200 साल बाद का जो फ्यूचर हिस्टोरियंस होंगे वो क्या लिखेंगे। तो पहला तो ये, दे विल नॉट बी एबल टू रीड पार्लियामेंट्री डिबेट्स, की जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स है उनको वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। दूसरा ऑथर ने बोला है कि जो हमारे हिस्टोरियंस होंगे फ्यूचर के, विल डिस्पेयर एट ट्रेसिंग द आउटलाइंस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट एज की इंटरलोक्यूटर शिफ्ट पॉलिटिकल एलिजियंस फॉर इमीडिएट पॉलिटिकल गेन्स, की इमीडिएट पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो एलिजियंस शिफ्ट हो रही है पॉलिटिक्स में, वो चीज है दूसरी। तीसरी ऑथर ने बताई है कि if equipped with an archaeologist's tools, our historian will wonder why our monuments were all suddenly being dug up, कि सारे monuments क्यों एकदम से जो है डब करने के ऑर्डर दे दिए गए, और वो भी एक सर्टेन स्ट्रेटम तक ही आपने उसको डब किया, उसके नीचे जाइए, उससे नीचे भी आप हिस्ट्री ट्रेस कीजिए, ऑथर का ये कहना है। चौथा ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि our historian will ask if we have been too slow to name it this age of extreme hate to recognize the significance of ideology in reshaping India into a Hindu राष्ट्र, ठीक है ना, कि ये जो एज ऑफ एक्सट्रीम हेट है इसको रिकॉग्नाइज करने में, या जो सिग्निफिकेंस आइडियोलॉजी का जो रीशेप करने की कोशिश की जा रही है इंडिया को एज ए हिंदू राष्ट्र, ठीक है ना, तो उसको नाम देने में इतना स्लो क्यों रहे। ठीक, लाइफ कैसी होगी हिंदू राष्ट्र में, ऑथर ने इस पे भी थोड़ी सी अपने जो है विचार रखे हैं। तो ऑथर ने कहा है हिंदू राष्ट्र विल बी अ स्टेट दैट इम्पोजेज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ अपर कास्ट हिंदू नॉर्म्स ऑन द एंटायर कंट्री, मतलब सारे कंट्री पे जो अपर हिंदू कास्ट है सिर्फ उनके नॉर्म्स ही थोप दिए जाएंगे, इन द नेम ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी, और उसको किसका नाम दिया जाएगा कि यूनिफॉर्म बनाना है सब चीजों को और होमोजीनियस सिस्टम बनाना है उस चीज को। लेकिन ऑथर वही कह रहे हैं कि इंडिया की पहचान ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी से है, तो आप उसको यूनिफॉर्मिटी या होमोजिनिटी ला के जो है उसको एक तरह से टारगेट कर रहे हैं। फिर ऑथर ने ये भी कहा है कि ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा where textbooks are rationalized to brainwash a new generation of students into believing in authoritarian leaders and a simplistic past. फिर ऑथर ने ये भी कहा है कि द वॉइस ऑफ जस्टिस इज सॉफ्ट रूटीनली लेट एंड इग्नोर्ड बाय द पॉलिटिकल क्लास, ऐसा हिंदू राष्ट्र में होने वाला है। और फिर ऑथर ने भी कहा कि वेयर अपर कास्ट हिंदू नॉर्म्स ऑफ वुमेन सबसर्वियंस एंड सेक्लूजन आर इम्पोज्ड ऑन एंड इम्बाइब्ड बाय हाफ अ बिलियन वुमेन क्वाइटली, कि जो वुमेन्स है वो क्वाइटली उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, उन पे वो जो सेक्लूजन है या उनका सबसर्वियंस है वो थोप दिया जाएगा। Where the plummeting rate of women in the workforce despite increasing educational qualification and declining fertility leaves India in the bottom 5 nations of the world, क्योंकि अभी ये रिसेंट जो रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी जेंडर गैप्स में 2020 की, उसमें बताया था कि जो वर्कफोर्स है वुमेन का वो एजुकेशनल लेवल तो उनमें देखने को बढ़ रहा है, लेकिन जो वर्कफोर्स में उनका पार्टिसिपेशन है वो कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप का मतलब ये सारे इश्यूज जो हैं वो उसमें होने वाले हैं, इनको ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट किया अपने आर्टिकल के थ्रू, ठीक है ना। इंडिया अ मार्वल दैट कंटिन्यूज टू एंडर, वहीं पे यहाँ पे दूसरे ऑथर हैं हमारे कमल हासन जी, तो उन्होंने बताया है कि इंडिया जो है वो कैसा हो रहा है या क्या सिचुएशन है। तो ईस्ट इज अवेकनिंग, उनका ये कहना है कि व्हाट द वेस्ट कंसिडर्ड आवर एचलीज हिल्स, जो वेस्ट हमें मानता था किसको, अवर डाइवर्सिटी, जिस जो हमारी डाइवर्सिटी थी उसको जो बताया जाता था कि ये वो नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है। इट हैज प्रूवन टू बी इंडिया ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, और वही जो है इंडिया के लिए ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ जो है वो साबित हो रही है। क्यों, उतने आपको पता है कि साउथ एंड वेस्ट इंडिया बिकेम द मैन्युफैक्चरिंग हब्स, ईस्ट इट्स रिसोर्स डिपोजिटरी, जितने भी रिसोर्सेज है मेटल्स है मिनरल्स है वो ज्यादातर ईस्ट में है, और नॉर्थ इट्स ब्रेड बास्केट, और नॉर्थ को जो है ब्रेड बास्केट कहा जाता है क्योंकि जो ग्रेन्स है वो ग्रेनरी भी बोला जाता है, ग्रेनरीज हैं जो वो ग्रेन्स हैं चाहे सीरियल्स हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया में होते हैं। तो ये डाइवर्सिटी है जो कि हमें स्ट्रेंथ दे रही है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने भी कहा है हर्डल्स भी हैं काफी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी हर्डल्स हैं जिनको हमें अभी भी ओवरकम करना है, ठीक है ना। देयर हैव बीन स्टम्बल्स अलोंग द वे, बहुत सारे रास्ते में परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, ठीक है ना, रुकावटें हैं, जिनमें से ऑथर ने कुछ साइट्स भी किए हैं, जैसे कि पहला ऑथर ने बताया कम्युनल मेजोरिटेरियन, जो कि आजकल देखने को मिल रहा है, कम्युनल राइट्स देखने को मिल रहे हैं, कम्युनल मेजोरिटेरियन के जो इश्यूज आ रहे हैं, जो माइनॉरिटी हैं वो उनको थोड़ा सा उनकी वॉइस को सप्रेस किया जा रहा है, ऐसा ऑथर ने बोला है। फिर दूसरा इशू ऑथर ने बताया कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी का है और सोशल मार्जिनलाइजेशन है जो माइनॉरिटी का वो परसिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तीसरा ऑथर ने बताया कि जो पोटेंशियल है डॉटर्स का दैट रिमेन्स ट्रैप्ड इन द एब्सेंस ऑफ जेंडर इक्वल सोसाइटी, अभी नहीं है, और उसमें कहीं ना कहीं वुमेन्स का या डॉटर्स का जो पोटेंशियल है वो अभी भी ट्रैप्ड है। फिर ऑथर ने भी कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट है दैट रिमेन्स डिस्टेंट फ्रॉम आवर हार्ट्स एंड माइंड्स
एंड मस्ट बी इंटीग्रेटेड टू द मेनलैंड इन स्प्रिट। उसको स्प्रिट में जो है लाने की जरूरत है, मेनलैंड से मिलाने की जरूरत है। सिर्फ आप उनको लिख के या उससे सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब ऑन पेपर मत उसको आप इंटीग्रेट कीजिए, उसको इन स्पिरिट में जो है आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। फिर फाइनली ऑथर ने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम जो है दीज रिक्वायर कांस्टेंट विजिल, ठीक है ना। क्यों? ऑथर ने जो है वो बताया कि आवर फेथ इन आवर एबिलिटी एज ए पीपल टू ओवरकम दीज चैलेंजेस रिमेन स्टेडफास्ट। क्यों? हमारा जो कोर है, कोर में हम वी आर जस्ट स्पिरिचुअल एंड पीस लविंग पीपल है। और यहाँ पे काफी सारे जो हमारे लीडर्स रहे हैं उनको भी ऑथर ने यहाँ पे बोला कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ बुद्धा एंड अशोका, अंबेडकर एंड गांधी, तिरुवल्लुवर एंड पेरियार। और ये सभी लोग वो हैं जिन्होंने पीस को प्रीच किया है, जिन्होंने इंटीग्रिटी को, यूनिटी को और म्यूचुअल रेस्पेक्ट को जो है वो जो है प्रमोट किया है। ठीक है, तो दिस इज इट। डेमोक्रेसी इन इंडिया ए गिफ्ट एंड ए वार्निंग। तो ये शशि थरूर जी का आर्टिकल है, जिसमें थोड़ा हमारे जो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट एंड कल्चर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट इसमें जो मुझे लगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऋग्वेदा में जो है, यहाँ पे एक्चुअली जो इशू है या जो डिबेट है वो ने चलाई है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। क्योंकि लोग मानते हैं वो ग्रीक से हुई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वहां से डेमोक्रेसी उसमें काफी टाइम पहले से थी। तो ऑथर ने इन चीजों को यहाँ पे एक तरह से कंपैरिजन किया है। तो ऑथर ने बोला कि ऋग्वेदा हैज मेंशन्ड ग्रामीणी द विलेज हेड एम्प्लॉयड बाय द किंग फॉर सिविल एंड मिलिट्री पर्पजेज। और जो अथर्ववेद है उसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस भी मेंशन थे जिनके बारे में हम जानते हैं, सभा और समिति सबने सुना होगा। उसके अलावा वहां पे एक और भी थे, जैसे बाभापति और सबकसद। सबकसद बेसिकली प्राइमरली परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस था, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है सबकसद क्या काम करता था। तो इट प्राइमरली परफॉर्म्स जुडिशियल फंक्शंस। तो इनका जिक्र ऋग्वेद में हमें मिलता है, ठीक है ना। लेकिन वही है कि हाँ, कोई कोरोबोरेटिंग मटेरियल एविडेंस जो है वो नहीं है टू ऑथेंटिकेट अ क्लेम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। वहीं पे ऑथर ने भी कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर के आर्ग्यूमेंट देखें इन फेवर ऑफ सच प्रैक्टिस ड्यूरिंग बुद्धिस्ट एरा, तो वहां पे जो है थोड़े से जो है बेटर आपको एविडेंस मिलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ग्रीक जो थे और बुद्धिस्ट एरा जो था वो लगभग कंटेम्पररी मान सकते हैं हम उसको एक तरह से। तो बुद्धिस्ट में देखें तो वहां पे संघ की बात है, बुद्धिस्ट संघ होते थे वहां पे, ठीक है। Early Indian republicanism can be traced back to the independent गण संघ which appear to have existed between 6th and 4th centuries BC में जो वो एग्जिस्ट करते थे। अंबेडकर ने जो है विनय पिटाका को भी रेफर किया था, जिसमें थेरावाड बुद्धिस्ट में जो है स्क्रिप्चर्स में एज एविडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स इन इंडिया, वहां पे एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। जो स्क्रिप्चर्स रेगुलेट करते थे मीटिंग्स ऑफ भिक्खूज मॉन्क्स की, और इंक्लूडेड रूल्स फॉर डिबेट्स, मोशंस एंड वोटिंग थ्रू अ सीक्रेट बैलेट सिस्टम इन देयर संघ। और उन सब संघ में डिबेट्स होती थी, मोशंस होती थी, वोटिंग्स भी होती थी थ्रू सीक्रेट बैलेट सिस्टम। तो ये सारे फीचर्स एक तरह डेमोक्रेसी के उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। गण संघ की बात करें तो उनके पास फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी होती थी, एंड इलेक्टेड द राजा हु देयरफॉर वाज ए नॉट हेरिडिटरी मोनार्क। तो जो उस टाइम राजा होता था वो हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होता था, उसको इलेक्ट कौन करते थे? गण संघ इलेक्ट करते थे, जिनको फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल अथॉरिटी होती थी, ठीक है ना। और जो राजा होता था ही रिपोर्टेड टू द असेंबली एंड इन सम स्टेट्स वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ अदर नोबल। और उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल होती थी, जैसे कि आज की डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ऐसे उसको असिस्ट करने के लिए वहां पे काउंसिल होती थी, ठीक है ना। और वो असेंबली को रिपोर्ट करता था, जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर जो है वो लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। The terms Gana and Sangha initially meant multitude, but by the 6th century BC, these words came to mean a self-governing multitude. पहले जो गण और संघ का इनिशियल मतलब होता था वो होता था मल्टीट्यूड, लेकिन 6th सेंचुरी बीसी तक जो है उसका मतलब जो हो गया सेल्फ गवर्निंग मल्टीट्यूड के रूप में उसका मतलब होने लग गया। All decisions were taken by the Sangh members themselves and the governing style was established by the conventions applicable to such groups। वही है, उनके अपने कन्वेंशंस के हिसाब से जो एप्लीकेबल होते थे उनके हिसाब से उन्होंने स्टेबलाइज उसको, गवर्निंग सिस्टम को कर लिया था। अंबेडकर वाज समवट मोर स्केप्टिकल ऑफ द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्निंग विलेज रिपब्लिक। लेकिन जिस विलेज रिपब्लिक की बात गांधी जी करते थे उसके प्रति अंबेडकर जी ने थोड़ा सा सेप्टिसिज्म दिखाया था। और अंबेडकर सॉ विलेजेस एज सेसपूल्स ऑफ कास्ट ऑपरेशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कंसीडरिंग फ्रॉम ए दलित पॉइंट ऑफ व्यू। दलित पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए वो उनको इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ऑपरेशन, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और ऑपरेशन, कास्ट ऑपरेशन जो विलेजेस में देखने को मिलते थे
उसके रूप में उनको देखते थे वहां पे। और उनको उन्होंने इंडियन विलेजेस को जो है बोला था ए सिंक ऑफ लोकलिज्म, अ डेन ऑफ इग्नोरेंस एंड ए नैरो माइंडेडनेस एंड कम्युनलिज्म। ये जो है अम्बेडकर जी ने इंडियन विलेजेस के बारे में बताया था। इट इज ट्रू दैट ए सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी प्रिवेल्ड इन एंशिएंट इंडियन विलेज। हालांकि एक डेमोक्रेसी तो थी, एक तरह की एक सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी प्रिवेल करती थी एंशिएंट इंडियन विलेज में, लेकिन और यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि, और दूसरी बात उन्होंने सपोर्ट में भी कहा कि मौर्यन पीरियड में, चोल डायनेस्टी के पीरियड में या गुप्ता एज में भी जो है इस टाइप की एविडेंस है कि विलेज में जो है विलेज पंचायत वगैरह या विलेज में सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन वही है कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी या जो काफी एक सेक्शन था जो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी थी, वो कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड थी, वो इस डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं होती थी, ठीक है ना। और इंडियन विलेजेस रिप्रेजेंट काइंड ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑफ द हिंदूज डिजाइन टू एक्सप्लॉइट द अनटचेबल्स। और जो वहां जो विलेज रिप्रेजेंट करता था वो एक टाइप ऑफ कॉलोनिज्म रिप्रेजेंट करता था हिंदूज का। जैसे कि कॉलोनिज्म बेसिकली क्या है, जहाँ पे जो ब्रिटिश थे या जो आपके कॉलोनियल कंट्रीज थे वो क्या करते थे, वो डिप्रेस करते थे या शोषण करते थे दूसरे कंट्रीज का। ऐसे ही जो जहाँ पे जो इंडियन विलेज में कॉलोनी बताया काइंड ऑफ कॉलोनी ऑफ हिंदूज डिजाइन टू एक्सप्लॉइट द अनटचेबल, जो अनटचेबल्स का एक्सप्लॉइटेशन के लिए बना हुआ था। और रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में जिसमें मेनली मेल थे, क्योंकि बहुत फीमेल्स तो लगभग 20th सेंचुरीज तक ज्यादातर वेस्ट में भी इवन उनको काफी सारे राइट्स नहीं दिए गए थे। तो सिर्फ हमारे कंट्री में ही नहीं या ईस्ट में ही नहीं, वो वेस्टर्न कंट्रीज में भी उनको काफी सारे राइट जो है वो 20th सेंचुरी के बाद मिले हैं, ठीक है। Indian democracy is as ancient as Greek democracy and both evolved independently as the other states with assemblies throughout the rest of the world। ये दोनों ही एंशियंट है और दोनों ही इंडिपेंडेंटली जो है वो इवोल्व किया है, तो ऐसा नहीं कह सकते कौन सी पहले हुई है, ठीक है। सेलेक्ट मैट्रिक्स ऑफ इंडिया एट 76 में कुछ जो मैट्रिक्स है इंडिया के पिछले 76 सालों में वो ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बेसिकली ऑथर ने कंपैरिजन दिखाया है कि हम लोग बात तो करते हैं लेकिन क्या सच में हमारे यहाँ इंप्रूवमेंट हुआ है, वो ऑथर ने बात किया कि जो बाकी कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया के इंप्रूवमेंट को देखें तो क्या पिक्चर है। तो यहाँ पे ऑथर ने 3-4 चीजों को कंपेयर किया है, बेसिकली जीडीपी पर कैपिटा को, एचडीआई को, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, वुमेन पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट को। और यहाँ पे जो कंट्रीज लिए गए हैं उसमें ब्रिक्स नेशन लिए गए हैं G7 कंट्रीज के साथ, और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जिनमें अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मैक्सिको, फिलीपींस, पोलैंड, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, टर्की एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसमें आपका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आता है, इन सब के साथ कंपैरिजन किया गया है। तो फर्स्ट चार्ट में ऑथर ने जो कंपैरिजन दिखाया वो जीडीपी पर कैपिटा का दिखाया, उस रैंकिंग में 26 में से 24वें स्थान पे था 1960s में, और अभी भी जो 2022 में वो भी 26 में से 24वें स्थान पर ही है। बस फर्क कितना है, पहले इंडोनेशिया, नेपाल जो पीछे थे इंडिया से, और अब जो है पाकिस्तान और नेपाल पीछे है इंडिया से। तो मतलब ऐसा कोई खास इंप्रूवमेंट उसमें हमें देखने को नहीं मिला अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी स्टेट्स के साथ। दूसरा एचडीआई रैंकिंग में बात करें तो एचडीआई में इंडिया का स्कोर जरूर इंप्रूव है, 0.11 पॉइंट से 1950 में था, और अब जो है 2021 में बात करें तो 0.6331 जो है वो हो गया है 0.11 से इंप्रूवमेंट होने के बाद। लेकिन इंडिया की रैंकिंग जो अगर देखें हम इन कंट्रीज के साथ, वो स्लिप हुई है फ्रॉम 26 इन 1950 टू 29 बाय 2021। तो वो लगभग 4 पॉइंट जो है वो खिसकती हुई दिखती है, ठीक है ना। तो फिर ऑथर ने फिर कंपेयर किया है 32 कंट्रीज के साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, उसमें भी देखें तो इंडिया जो है वो उसने जो है पहले 7th वर्स्ट आईएमआर था इंडिया में 1975 तक, 1960-75 के बीच में। और वहीं अगर 2021 की बात करें तो हम जो है रेगुलराइज 4 स्पोर्ट्स, हम 4 स्पोर्ट और नीचे गिर गए और हम 3rd वर्स्ट हो गए इन केस ऑफ आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के केस में। वहीं वुमेन पार्टिसिपेशन का इंडिया में देखे वुमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, तो वो तो बढ़ा है, ठीक है ना। 7% था 1997-98 में, और अब जो है 2022 में वो 14.9% है। लेकिन अगर वैसे बात करें बाकी कंट्रीज के साथ, तो पहले जो है 10 कंट्री इंडिया से पीछे थी इस इंडिकेटर में 1997-8 में, लेकिन अगर 2022 में बात करें तो केवल 5 कंट्री ही जो है वो इंडिया से पीछे हैं, बाकी सबने इंप्रूवमेंट किया है। तो इंप्रूवमेंट है लेकिन काफी कम है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। बाकी इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे ऑथर ने बताया एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी में कहा है कि 1993 और 2000 के बीच में केवल 50% इंडियन पॉपुलेशन के पास जो है वो एक्सेस थी इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन 2020 तक देखें तो ये इंक्रीज हो गई 99% तक। लेकिन वहीं ऑथर ने ये भी कहा कि ये मेजोरिटी ऑफ जो 32 कंट्रीज जिनके साथ कंपेरिजन कर रहे हैं उनमें भी लगभग इलेक्ट्रिसिटी जो वो ओवर 99% उनकी एक्सेस वहां बढ़ गई उनकी पॉपुलेशन को। और सिर्फ पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और नेपाल को छोड़ दें जिनमें 90% एक्सेस है,
तो बाकी जो है वो 99% ही अचीव कर ली है बाकी ने, ठीक है ना। फिर इंटरनेट की एक्सेस की अगर बात करें तो इंडिया हैज मैनेज टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू 43% ऑफ इट पॉपुलेशन 2020, ठीक है ना। 2020 तक 43% पॉपुलेशन के पास जो इंटरनेट एक्सेस है, ठीक है ना। सिर्फ भूटान जो है वो कंट्री है जो सब कॉन्टिनेंट में इंडिया से ऊपर है, बाकी सारी कंट्री सब कॉन्टिनेंट में इंडिया से नीचे है इंटरनेट एक्सेस में। तो यहाँ पे तो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है इंडिया का सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिला है, लेकिन वही है कि पॉपुलेशन के मामले में इंडिया जो है वो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गया एज पर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट जो भी हुई थी, हमने चाइना को जो है सरपास कर दिया था। ये सारा डाटा पॉइंट एक्चुअली आज कंपेयर किया है ऑथर ने ऑन द डे इंडिपेंडेंस डे कि क्या रियल में प्रोग्रेस हुई है। द न्यू बिल्स टू ओवरऑल क्रिमिनल लॉज, जो नए बिल पास हुए आईपीसी, सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट है उनको जो रीनेम किया गया, उनको जो चेंज किया गया है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो जो बिल्स है वो रेफर करिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को फॉर रिव्यू एंड रिकमेंडेशन। ये एक अच्छी बात है, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी। ये तो बता ही दिया था कि हमने जो है एक्ट्स को क्या क्या नाम दिए हैं। जो आईपीसी है उसको नया नाम दिया गया है, ठीक है ना, भारतीय न्याय संहिता 2023। जो सीआरपीसी का 1973 का एक्ट है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो एविडेंस एक्ट 1872 का है उसको जो है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 से रिप्लेस किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जोर शोर से बात चल रही थी वो सेडिशन लॉ के रिगार्डिंग चल रही थी, लेकिन उससे पहले एक बात देख लेते हैं कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स कमेटी से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। तो होम मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए, उसने 4 मई 2020 को एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी विच वाज हेडेड बाय प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह। तो इसका नाम आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि जो ये रिसेंटली जो रिपील हुए हैं क्रिमिनल लॉज वो किस कमेटी ने रिकमेंड किए थे। तो इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर रणबीर सिंह, ठीक है ना, टू रिव्यू द 3 कोड्स ऑफ क्रिमिनल लॉज। बाकी मैन इसमें जो मेंबर्स थे वो भी थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि आपको बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंज करने की जरूरत है। हैज द ऑफेंस ऑफ सेडिशन बीन रिपील्ड, जो सेडिशन का ऑफेंस था क्या वो सच में रिपील हुआ है, ये इस पे डिस्कस किया है ऑथर ने। तो जो नया बिल है, इट रिपील्स द ऑफेंस ऑफ सेडिशन अंडर सेक्शन 124 ए। तो जो 124 सेक्शन ए में आईपीसी के में जो सेडिशन का ऑफेंस था उसको रिपील किया है, उसकी जगह रिप्लेस करके क्या लिया है, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर सेक्शन टारगेटिंग स्पीच, राइटिंग और एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इनसाइट सेपरेटिस्ट एंड सबवर्सिव एक्टिविटीज, ठीक है ना। जो पार्ट 7 है भारतीय न्याय संहिता बिल का, उसको टाइटल नया दिया है ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट, अंडर विच सेक्शन 150 क्रिमिनलाइजेज एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो उसको जो है रिप्लेस करके अब जो नया नाम दिया गया दैट इज ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट, और आर्टिकल जो है 150 जो है इसमें सेक्शन के अंडर ये इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। सेक्शन 150 आल्सो सीक्स टू पेनलाइज एडिंग सबवर्सिव एक्टिविटीज और दोज एनकरेजिंग फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज थ्रू फाइनेंशियल मींस। तो इस तरीके की एक्टिविटीज भी जो है वो इसके अंडर, इसके एम्बिट में जो है वो लेके आए गए हैं कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो एनकरेज कर रही है फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट की, या आप फाइनेंशियल मींस के थ्रू इन एक्टिविटीज को जो है आप प्रमोट करें, तो उसको भी जो है पिनलाइज किया गया है, ठीक है ना। मेन डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पे जो इस बार के एक्ट है, जो ये जो सेक्शन 150 है, उसमें देयर इज नो रेफरेंस टू डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और ब्रिंगिंग इट अंडर हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट, उसको जो है हटा दिया गया है पूरी तरीके से, ठीक है। दूसरा जो है वो सेक्शन 150 एनहांसेस द ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट टू 7 ईयर्स, और जो पनिशमेंट टर्म्स था उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। वहां पहले जो 3 ईयर्स की मिनिमम पनिशमेंट थी उसको जो है अब 7 ईयर्स की जो है पनिशमेंट किया गया है। की हाइलाइट्स क्या है बिल के अंदर, तो अगर जो आईपीसी चेंज हुआ है न्याय संहिता बिल 2023 में, इट सीक्स टू रिप्लेस आईपीसी बाय रिपीलिंग, उसमें 22 जो है प्रोविजंस रिपील किए गए हैं और लगभग 175 एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और 8 नए सेक्शन प्रपोज किए गए हैं, ठीक है ना। और जितने भी गैंग रेप के प्रोविजंस थे उनमें सभी में जो है 20 साल की जो है इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन किए गए हैं। माइनर के रेप के केस में भी जो है डेथ पेनल्टी तक का जो है पनिशमेंट जो इम्पोज करने का प्रोविजन रखा गया है। कैपिटल पनिशमेंट जो इंट्रोड्यूस किए फॉर ऑफेंसेज ऑफ मॉब लिंचिंग, तो ये भी एक नया प्रोविजन है। और बिल ऑल्सो क्रिमिनलाइजेज सेक्सुअल इंटरकॉर्स अंडर द फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज और बाय डिसीटफुल मीन्स, कि आप डिसीटफुल मीन्स या मैरिज के प्रीटेक्स्ट पे अगर आप सेक्सुअल इंटरकॉर्स है उसको भी जो है क्रिमिनलाइजेशन की कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। एडल्ट्री का जो ऑफेंस था उसको ओमिट कर दिया गया है, और दिस इज इन लाइन विद द सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी 2018 के केस में जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, तो उसके
उसको चलते हुए जो है ये जो है ऑफेंस जो है वो ओमिट कर दिया गया है। और जो सेक्शन 497 था आईपीसी का विच क्रिमिनलाइजेज एडल्ट्री, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। तो यही इसको जो है इसी के चलते ओमिट कर दिया गया है। वहीं जो सेक्शन 377 था, तो द प्रपोज लेजिस्लेशन डज नॉट इंक्लूड एनी पनिशमेंट फॉर अननेचुरल सेक्स। तो 377 था उसके रिगार्डिंग में कोई पनिशमेंट नहीं रखा गया है। द प्रोविजन लीगलाइजिंग मैरिटल रेप हैज हाउएवर बीन रिटेन्ड। जो प्रोविजन था जिसमें मैरिटल रेप को लीगलाइज कर रखा था वो अभी भी जो है रिटेन करके रखा गया है। नागरिक सुरक्षा संहिता बिल की बात करें तो ये सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा और इसमें जो 9 प्रोविजन जो है वो रिपील किए जाएंगे और लगभग 160 प्रोविजंस में चेंजेस किए जाएंगे और 9 नए प्रोविजंस जो है वो चेंज किए हैं। तो 160, 9 और 9 रिपील कर रहे हैं, 160 में चेंजेस कर रहे हैं और 9 नए प्रोविजन जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। वहीं हमने अगर उनकी बात करें आईपीसी की तो उसमें 22 जो है वो रिपील करे गए हैं, 175 में चेंजेस किए गए हैं और 8 नए सेक्शन जो है वो इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है ना। टोटल वहां पे 356 सेक्शन थे, यहाँ पे टोटल 533 सेक्शन है सीआरपीसी में। ठीक है ना। एक फॉर्मल प्रोविजन सेक्शन 230 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है टू एंश्योर दैट अ कॉपी ऑफ एफआईआर इज मेड अवेलेबल टू द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विद इन 14 डेज। 14 दिनों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको कॉपी जो है अवेलेबल कराई जाएगी एफआईआर के विक्टिम को भी और जो एक्यूज्ड है उसको भी। ठीक है ना। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसको रिप्लेस करेंगे भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के साथ और इसने जो है 23 चेंजेस जो है वो प्रोविजन जो है वो किए गए हैं और एक नया प्रोविजन जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। टोटल 170 सेक्शंस हैं इसमें। ठीक है ना। द बिल परमिट्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एविडेंस एंड विल हैव लीगल वैलिडिटी एज डॉक्यूमेंट एविडेंस। ये किया है पहली बार कि जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है उनको एज एविडेंस जो है वो माना जाएगा और उनकी लीगल वैलिडिटी रहेगी जैसे कि डॉक्यूमेंट्री in the form of a documentary evidence. So these are the changes proposed in the recently amended bills. So this is it. 14 अगस्त के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल वाज rebooting the courts, criminal laws may need reform but not new and unfamiliar names। तो जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को जो अभी चेंज करने की बात हो रही है, उनमें उनको अमेंड करने की बात हो रही है, उसके रिगार्डिंग ये है जो बिल प्रपोज किया गया है। तो इसमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और कुछ जो उसके फेवरेबल आउटकम्स हैं, जो वेलकम पॉइंट्स हैं, उनका यहाँ पे ऑथर ने एक्चुअली जिक्र किया है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में अगर देखें तो फर्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो ये हो रहा है कि इट इज अननेसेसरी टू रिफर टू देम होली इन देयर हिंदी नेम्स। जो उनका नाम जो चेंज करके रखा गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय न्याय संहिता, तो उसके रिगार्डिंग ये है। क्यों? क्योंकि ऑथर ये कह रहा है कि a preliminary scroll through the new laws indicate that much of the original language is retained। कि जब उनकी अगर हम थोरोली स्क्रूटनी अंदर से करें तो देखें तो उसमें जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो उसमें काफी की काफी रखी है। तो सिर्फ उनका बाहर से आप नेम चेंज कर रहे हो और वो भी सिर्फ एक यूनिक आपने सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रखा है, तो उसके लिए ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि उसका एक क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दूसरा जो है वो है इट रेजेज अ डाउट वेदर द चेंजेस आर फार टू फ्यू to warrant their being enacted afresh as deletions and amendments may have achieved the same purpose। मतलब वो कि अगर आप जो सेक्शंस जिनमें दिक्कत थी उनको डिलीट कर देते या उनको अमेंड कर देते तो उनसे शायद पर्पस सॉल्व हो जाता, आपको पूरा का पूरा उनको एफ्रेश मतलब फिर से नया बनाने की क्या जरूरत थी। तो ये यहाँ पे ये है कि एक डाउट है कि क्या उनको फिर से नया प्रोड्यूस करने की जरूरत थी। तीसरा जो है जो टर्म्स है जिनकी बात करी गई है, जो जैसे कि आपको पता हो जो सेडिशन वाला था वो टर्म हटा दी गई है सेडिशन को, उसकी जगह यहाँ पे टर्म्स जो दी गई हैं वो ये बताया कि सबवर्सिव एक्टिविटी जो है दैट शुड बी टैकल्ड व्हिच एंडेंजर द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो टर्म्स है दे शुड नॉट बी अलाउड टू बी मिसयूज्ड, एक ये यहाँ पे कंसिडरेशन जो दिया गया है वो है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि द रिमांड प्रोविजन सीम टू परमिट पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द करंट 15 डे लिमिट अट्रैक्टिंग सम क्रिटिसिज्म। जो पुलिस कस्टडी का जो 15 दिन से ज्यादा की टाइम लिमिट बढ़ाई है वो भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। वहीं पे जो फेवरेबल पॉइंट्स हैं जिनको वेलकम किया गया है उनमें से एक है कि द डिलीशन ऑफ सेडिशन इज वेलकम and its apparent equivalent, the new section 150 does not use overbroad terms such as promoting disaffection against the government or bringing it into hatred of contempt। वही कि ये जो दोनों चीजें जो अलग की, तो जो डिलीशन कर दिया सेडिशन का वो वेलकम किया और जो दूसरा कि जो उसकी टर्म जो ओवरब्रोड कर रखी थी उसको थोड़ा सा
कम किया है, और जो डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और ब्रिंगिंग इट इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट वाला जो क्लोज था उसको एक तरह से हटाना जो है वेलकम इशू है ये। दूसरा जो वेलकम पॉइंट है वो ये है कि मॉब लिंचिंग और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनके लिए नए सेक्शंस बनाए गए हैं, तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। हालांकि जो इसमें एक सिग्निफिकेंट ओमिशन जो रह गया है वो ये है कि हेट स्पीच जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया है ना, एंड पनिशिंग इट हैव बीन अंडर डिस्कशन फॉर सम इयर्स। हालांकि ये काफी टाइम से डिस्कशन में थी, लेकिन इनको जो है इनके बारे में कोई वो प्रोविजन नहीं रखा गया है। फिर जो मेकिंग वीडियोग्राफी ऑफ सीजर्स मैंडेटरी इज वेलकम, जो वीडियोग्राफी आपको करनी है सर्जन सीजन के दौरान वो मैंडेटरी करते हैं, वो अच्छा वेलकम स्टेप बताया है, एक वेलकम प्रोविजन है। और एक जो है जो 120 डेज वाली जो अथॉरिटीज को दिया है कि डीम्ड सेक्शन इशू हो जाएंगे अगर अथॉरिटीज फेल होती हैं, तो वो भी एक अच्छा वेलकम प्रोविजन जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट एडिटोरियल ग्लेरिंग ओमिशन, तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए जो बिल जो प्रपोजल दिया है जिसमें कि जो पैनल होगा जो उसमें जो है 2 एग्जीक्यूटिव के पार्ट रहेंगे और एक अपोजिशन का जो लीडर ऑफ अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर और एक यूनिट कैबिनेट मिनिस्टर जो, तो कहीं ना कहीं जो इस पे गवर्नमेंट है उसका से ज्यादा हो जाएगा। और जो जजमेंट था जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जिसमें उन्होंने बोलता कि जो सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए दैट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इट शुड इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर रहा है। और जो जजमेंट था ये जो सुप्रीम कोर्ट का था वो कहीं ना कहीं जो दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में एस्टेब्लिश के रिकमेंडेशन थे और जो जस्टिस तारकुंडे कमेटी 1975 में एस्टेब्लिश किए थे, उन दोनों ने ही एक तरह से चीफ जस्टिस को एज अ पार्ट ऑफ दैट सिलेक्शन कमेटी उन्होंने रिकमेंड किया था। तो कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग ये है कि इससे जो है जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं वो ये है कि दैट द सीजीआई's presence in the process could provide a preemptive legitimacy to appointments and affect judicial scrutiny of errors or infirmity in the selections। ये सारी चीजें जो जुडिशियल बायसनेस वहां पे जो सिलेक्शन में बायसनेस हो सकता था या जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ एरर्स जो है या इन्फर्मिटी हो सकती है सिलेक्शन में, उन सबको वहां पे जो है प्रिवेंट किया जा सकता था, ठीक है ना। फिर येट वेट अगेंस्ट द फैक्ट दैट ईसीआई इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी that not only conducts elections but also renders a quasi judicial role, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है ना, उसका एक क्वाजी जुडिशियल रोल भी है। तो द नीड फॉर ए सिलेक्शन प्रोसेस दैट एम्बडीज इंसोलेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रिपोंडरेंस मेक्स सेंस, तो कहीं ना कहीं इसमें एग्जीक्यूटिव को जो प्रिपोंडरेंस मिली है, ठीक है ना, वो उसको थोड़ा दूर रखना चाहिए था या उससे बचाना चाहिए था, इंसुलेट करना चाहिए था। तो ये जो है रीजन एक सेंसिबल रीजन भी था कि आप इस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको पार्ट बनाए, ठीक है ना। अल्टीमेटली ऑथर ने ये भी कहा है कि क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन जो है वो आने वाले, तो जो इनकम्बेंट अभी गवर्नमेंट थी इट शुड हैव स्टे ट्रू टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट एंड रिटेन इट्स रिकमेंडेशंस इन द बिल। हालांकि जो उन्होंने नहीं रखा है तो उसी के रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है। तो आज का एक ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी था, दलित क्रिश्चियंस एक्सक्लूजन बाय सोसाइटी चर्च एंड स्टेट। तो बेसिकली ये सोशियोलॉजी और सोशल इश्यूज का जो है से रिलेटेड एक आर्टिकल है। इसमें क्या होता है, लास्ट ईयर जो है यूनियन गवर्नमेंट ने कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था विच वाज हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केजी बालकृष्णन, एंड इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग एससी स्टेटस टू दलित क्रिश्चियंस, कि जो दलित क्रिश्चियंस है या दलित्स विच हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, क्या उनको एससी स्टेटस उनका मेंटेन रखना चाहिए या नहीं। तो इसमें ऑथर ने एक और कमेटी का यहाँ पे जो है कमीशन का जिक्र और किया, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जो कि 2007 में अपॉइंट किया गया था, एंड इट हैज रिकमेंडेड परमिटिंग दलित्स हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू अवेल द रिजर्वेशन बेनिफिट्स अंडर द एससी कोटा। क्यों उसने भी ये रिकमेंड किया था कि उनको एससी कोटा में जो रिजर्वेशन है वो उनको बनाए रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो एक बात की गई है वो जो आइसोलेशन जो फेस कर रही है एक्चुअली ये जो कम्युनिटीज हैं दलित क्रिश्चियंस वाले, उनके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक और जो ऑथर ने दिया है वो ये है कि यहाँ पे एक चीज बोली है इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब यहाँ पे हुआ कि ये जो चीज है ये इंडिविजुअल लेवल पे आप नहीं समझ सकते, ठीक है ना, ये आइसोलेशन में नहीं समझ सकते, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन रेस के आधार पर, जेंडर, सेक्सुअलिटी या एबिलिटी, ये आइसोलेशन में नहीं अंडरस्टैंड करती, ये एक दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता ही पड़ता है। तो इसी को इंटरसेक्शनैलिटी बोला है ऑथर ने यहाँ पे, ठीक है ना। Description helps form the basis of understanding of intersectionality as a framework to study Dalits and Christians and Dalit Christians who are subjected to structural intersectional discrimination, thereby experiencing exclusion by society, the church and the state। यही यहाँ पे मतलब एक तरह से
जो समरी है पूरे आर्टिकल की वो यही है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ऑथर ने ये भी कहा है कि जो दलित क्रिश्चियंस जो वर्ड है उसको सिर्फ एक वर्ड के एक दो वर्ड से मिलके बना हुआ नहीं चलना समझना चाहिए, इसको एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी की तरह हमें अंडरस्टूड करना चाहिए, और इट इज टू बी अंडरस्टूड एज ए इंटरसेक्शन इन अ यूनिक हाइब्रिड क्रिएशन, ठीक है ना, ऑफ मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज। तो इसको एक यूनिक वे में और हाइब्रिड वे में जो है वो समझना चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में अमर्त्य सेन को भी यहाँ पे ऑथर ने कोट किया है दैट ही एक्सप्लेन्स दिस एज ए कलेक्टिविटीज ऑफ आइडेंटिटीज टू विच अ person can belong to providing a particular identity that becomes variously relevant in different contexts। और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था the priorities over these identities must be relative to the issue at hand, adding that a person can choose a dominant one from such a plurality of identity to avail of a benefit। कि ये जो plurality of identity हो गई है जो, तो उनमें से जो उसके लिए बेनिफिशियल है उसको जो है हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि वो उस बेनिफिट से डिप्राइव ना रह सके। फिर जो आशीष नंदी है ये भी सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने भी आर्ग्यू किया था दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्सक्राइब टू द आइडिया दैट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म एंड एक्सटेंड बेनिफिट टू इट्स दलित्स। लेकिन ये जो दलित क्रिश्चियंस है इनको ये बेनिफिट नहीं दिया जाता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एन एजम्पशन दैट क्रिश्चियनिटी इज ऑफ ए फॉरेन इम्पोर्ट मेकिंग देयर वेरी डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप क्वेश्चनेबल। जो हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स की बात करते हैं और जो इक्वालिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इससे अफेक्टेड है, और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि ये जो क्रिश्चियनिटी है फॉरेन इंपोर्ट की है, हम उनके जो दलित वाला सेक्शन है उनको हम एक तरह से डिप्राइव नहीं करना चाहिए, ये सोशियोलॉजिस्ट का यहाँ पे कहना है, ठीक है ना। फिर ऑथर ये भी कह रहा है कि जो आपने सिंगल एक्सिस कम्युनल फ्रेमवर्क रखा हुआ है, ठीक है ना, it has resulted in the failure of Dalit Christians being included in the SC list because the unwillingness of the state। तो ये जो unwillingness of state है कि foreign import बता के जो आपने उसको उनको डिप्राइव किया हुआ है, तो ये एक सिंगल एक्सिस फ्रेमवर्क से कहीं ना कहीं इसको दूर करने की जरूरत है। और इसमें वे फॉरवर्ड जो ऑथर बता रहे हैं इट लाइज इन द अमेंडमेंट ऑफ द 1950 प्रेसिडेंशियल एससी ऑर्डर टू इंक्लूड दलित क्रिश्चियंस इन द एससी लिस्ट, कि उनको भी एससी लिस्ट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। अ साइंटिफिक सर्वे एट ज्ञानवापी इट्स लिमिट्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेथड्स हैं जो एएसआई जो सर्वे करने वाला है ज्ञानवापी में जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है वहाँ पे डायरेक्ट किया है, तो उसमें जो मेथड यूज होने वाले उनके लिए यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने बताया कि जो मेथड्स हैं वो जियो फिजिकल मैपिंग में जो बेसिकली यूज होता है उसमें दो मेथड ऑथर ने बताया। एक तो एक्टिव मेथड बताया है जिसमें एनर्जी को इंजेक्ट किया जाता है इनटू द ग्राउंड एंड मेजर द रेस्पॉन्स ऑफ द बरीड टारगेट एट द सरफेस। इसमें आपके सीज्मिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक्स जो है वो यूज होते हैं। वहीं पे दूसरा मेथड भी बताया एक ऑथर ने जो पैसिव मेथड्स हैं जैसे कि मैग्नेटोमेट्री है या ग्रेविटी सर्वेइंग है या सिंपली मेजर एग्जिस्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इन दोनों ही, लेकिन दोनों ही केसेस में जो मेथड प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द ग्राउंड्स मटेरियल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड वेव वेलोसिटी, ठीक है ना, और उसको उनके बाद उनको जो है इंटरप्रेट किया जाता है इन पॉसिबल टर्म्स ऑफ द पॉसिबल नेचर एंड ज्योमेट्री ऑफ द टारगेट, ठीक है ना। लेकिन वही है कि इन दोनों में ही और जो बाकी और भी मेथड है जैसे कि एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जीपीआर जिसको हम बोलते हैं विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ 3D मॉडल ऑफ द बरीड आर्कियोलॉजिकल फीचर्स। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं अनबायस्ड नहीं है, मतलब इनमें एम्बिग्युइटी रहती है। यहाँ पे ऑथर ने ये भी बोला कि यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये है द डेटा विल ऑलवेज बी लिमिटेड एंड हैव मेजरमेंट एरर्स। दोनों ही चीजें इसमें, एक तो डाटा लिमिटेड होता है और दूसरा मेजरमेंट एरर्स की भी पॉसिबिलिटी होगी, उसको हम ये नहीं कह सकते। तो इट मे नॉट बी पॉसिबल टू एस्टिमेट इन ए यूनिक एंड स्टेबल मैनर द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सबसरफेस। सबसरफेस में आप एक तरह से बिल्कुल 100% श्योरिटी या सर्टेनिटी के साथ आप जो है वो रिजल्ट या नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा कि जो बेसिकली ये जो यूज किया जाता है वो रिसोर्स की मैपिंग में यूज करते हैं, लेकिन ऑथर ने फिर यहाँ पे ये भी है रिसोर्स मैपिंग में तो मान लो अगर फेलियर हो जाता है या पार्शियल सक्सेस रहती है तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पे सिर्फ मेयरली फाइनेंशियल लॉस है। लेकिन ये जो इशू है जैसे कि जो इशू यहाँ पे साइड किया है टेम्पल वर्सेस मॉस्क, तो उससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। ये सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका इमोशनल भी है, सेंटिमेंटल इश्यूज भी हैं और लॉन्ग टर्म के सोसाइटल और पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जीपीआर और एनी अदर जियोफिजिकल मेथड हैज लिमिटेड एबिलिटी जो हमने अभी ऊपर बात करी एंड इट फाइंडिंग्स मस्ट बी इंटरप्रेटेड विद इन दीज कंटूर्स। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, उनकी लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए और जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, सोसाइटल इंप्लीकेशन, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है रिजल्ट्स को जो है वो एनालाइज या इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बुलडोजिंग द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्टेक्स्ट तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि एक न्यू नॉर्मल जो है इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है विच इज
द डेमोलिशन ऑफ dwellings and business establishments of the people who are accused in criminal cases, especially offenses having communal sensitivity। तो क्योंकि हाई कोर्ट ने पूछा था स्टेट से कि क्या तुम एथनिक क्लींजिंग कर रहे हो, तो एथनिक क्लींजिंग की अगर बात करें, एथनिक क्लींजिंग तो ये डिफाइंड नहीं है, ना तो ये इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड है और ना ही इंटरनेशनल लॉ में डिफाइंड है। ऑथर ने एक जरूर यहाँ पे कमीशन का जरूर जिक्र किया जो यूनाइटेड नेशन ने अपॉइंट किया था, कमीशन ऑफ एक्सपर्ट्स इन 1992, ठीक है ना। और वहां पे जो फाइनल रिपोर्ट था उसमें 5 मेंबर कमीशन ने जो रेफर किया था एथनिक क्लींजिंग को, उन्होंने बताया था कि इट इज अ पर्पजफुल पॉलिसी डिजाइन्ड बाय वन एथनिक और रिलीजियस ग्रुप to remove by violent and terror inspiring means the civilian population of another ethnic or religious group from certain geographic areas, ठीक है ना। और इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, कुछ एक्ट्स हैं जैसे कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट है, डिटेंशन है, डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, फोर्सिबल रिमूवल कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, डिपोर्टेशन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन कर रहे हो, या एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस कर रहे हो इन द लिस्ट ऑफ, ये सारे के सारे कोर्सिव प्रैक्टिस जो थी इन सबको लिस्ट आउट किया था कि ये सब एक तरह से दीज एक्शंस विल अमाउंट टू एथनिक क्लींजिंग, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने आर्टिकल 21 का जरूर जिक्र किया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 है, इट कमांड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्योंकि यहाँ पे बात वो आती है कि जो आप ये डेमोलिशन कर रहे हैं या आप जिसको बोले कि इलीगल जो वो किया हुआ है, ठीक है ना, इलीगल क्या बोलते हैं उसको, वहां पे बता रहे हैं ना कि जहाँ पे ये सारा जो जितने भी ये बिल्डिंग्स थी या जितना भी ये एरिया था वो सारा इलीगल ऑक्यूपेशंस था, तो ऑक्यूपाइड किया हुआ था, तो वो क्या आपने ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया था उनको डेमोलिश करने में, वो यहाँ पे बात हो रही है। तो दूसरी उसके बाद फिर जो मेन का गांधी केस हुआ था 1978 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो दायरा था इसका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया था, और उसमें उन्होंने बोलता कि जो ये प्रोसीजर होने इट हैज टू बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, not fanciful, oppressive or arbitrary, thereby introducing the principle of procedural due process। तो जो पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ था उसको ड्यू प्रोसेस से जो है इसको एक्सपेंड कर दिया गया था डेफिनेशन को, ठीक है ना। लेकिन फिर फाइनली ऑथर ने यहाँ पे जो कंपैरिजन किया वो रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ को किया। तो रूल ऑफ लॉ तो क्या है, रूल ऑफ लॉ मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट रन बाय लॉ नॉट बाय मैन, जबकि रूल बाय लॉ जो है उसको ऑथर ने बताया इट इज व्हेन the law is used as an instrument of suppression, oppression and social control in the course of implementing a political agenda। तो it should be rule of law and not rule by law, ठीक है। फिर फाइनली ऑथर ने क्या है कि एक यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे, हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे जस्टिस S.A. बोबडे, इन 2019 उन्होंने एक जो है बहुत अच्छी बात की थी, जस्टिस मस्ट नेवर टेक द फॉर्म ऑफ रिवेंज। और ये उन्होंने किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हालांकि ये स्टेटमेंट दी थी, व्हेन पुलिस एलिजिबली टुक लॉ इनटू देयर हैंड एंड शॉट डेड द अक्यूज्ड। तो उन्होंने ये कहा कि जस्टिस मस्ट नेवर टेक द फॉर्म ऑफ रिवेंज, ठीक है ना। तो दिस इज इट, आगे देखते हैं। तो इज द यूएस ईरान होस्टेज स्वैप फाइनली मेटेरिंग, तो अभी रिसेंटली न्यूज में थी कि यूएस और ईरान के बीच होस्टेज स्वैप एग्रीमेंट जो है, इसमें क्या है, जो ईरानियन अमेरिकन थे उनको जो है प्रिजन से ईरान जो है वो छोड़ रहा है 5 लोगों को, और बदले में जो है ईरान एग्रीड टू रिलीज इन एक्सचेंज फॉर अराउंड 6 to 7 बिलियन जो उसका डॉलर फ्रोजन पड़ा है अभी साउथ कोरिया में बिकॉज ऑफ सैंक्शंस ऑन द कंट्री, वो एक तरह से उनको मिल जाएंगे। हालांकि जो दोनों ही कंट्री है वो अलग अलग बोल रहे हैं, क्योंकि जो यूएस स्टेट सेक्रेटरी है वो ये कह रहे हैं कि Iran's own funds would be used as transferred to restricted accounts such that they can only be used for humanitarian purposes, which is permitted under the sanctions. The development will not lead to any relief in sanctions on Iran, he added। जबकि ईरान ये कह रहा है कि उसका जो ये फंड्स है वो अपना उसके खुद के फंड्स है और वो जिस तरीके से चाहे उसको वो यूज कर सकता है, ठीक है ना। इट विल हैव फुल कंट्रोल ओवर दीज assets and its used, ठीक है ना। आगे जो है वो ये है, वाइज इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री डिचिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर माया ओएस। जो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है उसको छोड़ के माया ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो डिफेंस मिनिस्ट्री स्विच हो रही है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो अभी केवल डिफेंस मिनिस्ट्री ने ही के कंप्यूटर्स में ही जो इसको स्विच किया गया, बाकी जो 3 सर्विसेज है उन्होंने अभी इसको स्विच नहीं किया है, ठीक है ना। हालांकि नेवी ने क्लियर कर दिया है कि वो जो है इसके सिस्टम्स अभी अपने सिस्टम्स पे जो है ये यूज करने वाला है
ठीक है ना। और इसका जो रीजन दिया गया वो ये है मेनली तो इट इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग मालवेयर अटैक्स बाय साइबर क्रिमिनल। जो साइबर क्राइम की एक्टिविटीज देखने को मिल रही है अभी, जो इंक्रीज हो गए हैं, तो उन सब से कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने के रिगार्डिंग ये स्टेप लिया गया है, ठीक है ना। द न्यू ओएस विल बी बैक्ड बाय एन प्रोटेक्शन सिस्टम कॉल्ड चक्रव्यूह। तो इसको बैकिंग दी जाएगी एक प्रोटेक्शन सिस्टम से जिसका नाम आपको याद रखना है चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह क्या है? दिस एंड पॉइंट सिस्टम इज आल्सो बीइंग डिप्लॉयड इन द कंट्रीज दैट हैव माया इंस्टॉल्ड। तो जिन सिस्टम्स में माया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाए उन पे ये चक्रव्यूह जो प्रोटेक्शन सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है ना। कर्नल की यहाँ पे बात हुई थी, जो डिवाइसेस पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ओएस रन थे उनके ऊपर एक विंडोज एंटी कर्नेल यूज होता है। तो कर्नेल क्या होता है यहाँ पे ये देख लीजिए। एक कर्नेल इज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है कर्नेल। इट रन्स ऑन ए कंप्यूटर्स रैम एंड गिव्स द डिवाइस इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो कर्नेल से रिलेटेड ये है। विंडो जो है वो रन करता है हाइब्रिड कर्नेल पे, उसी तरह से मैक ओएस जो वो भी हाइब्रिड कर्नेल का यूज करता है। लेकिन जो उबंटू है, उबंटू ये वो है जिसपे एक्चुअली माया ओएस काम करने वाला है। वो लाइनेक्स ओएस और उबंटू जो है वो जो माया को बनाने में काम किए, दीज रन ऑन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे ये जबकि काम करते हैं, ठीक है। फिर एक और इशू यहाँ पे एक जो पॉइंट और इम्पोर्टेंट वो है कि साइबर सिक्योरिटी एक रीजन दिया ही गया है। जो एक और रीजन यहाँ पे दिया गया है इसको करने के लिए वो है इट इज टू असिस्ट आईटी मॉडर्नाइजेशन एफर्ट दैट आर अंडर वे लाइक डिजिटाइजिंग गवर्नमेंट सर्विस एंड मेकिंग देम इंटरऑपरेबल। कि गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटाइज किया जा सके, डिजिटल किया जा सके उनको, और इंटरऑपरेबल बनाने में उनकी हेल्प हो सके। तो ये भी एक रीजन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।